हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी की। तो ये एक सर्जरी होती है, ट्रॉमेटिक सर्जरी होती है, ट्रॉमा के बाद होती है और या स्ट्रोक के बाद कह सकते हैं। इस तरीके से जिस तरीके की सेवेरिटी होती है उस तरीके से इसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो स्ट्रोक के कंडीशन को हम देखेंगे तो ये नॉन कंट्रास्ट सीटी है। इसको बोलते हैं नॉन कंट्रास्ट सीटी, नॉन कंट्रास्ट सीटी। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हैं देखिए। स्ट्रोक होने के 6 घंटे के बाद यानी कि 6 आवर लेटर, स्ट्रोक होने के 6 घंटे के बाद इस तरीके के चेंजेस आते हैं सीटी में। तो सीटी की मदद से देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये एंटीरियर एरिया है, ये पोस्टीरियर एरिया है और ये राइट एरिया है और ये लेफ़्ट एरिया है इस तरीके से। और ये बीच में हेमिस्फीयर की लाइन हम खींच सकते हैं इस तरीके से, जिसको कि मिड लाइन भी बोलते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें जो प्रॉब्लम है ये राइट साइड में प्रॉब्लम है। क्या है कि जो जो एमसीए टेरिटरी है, यानी कि एमसीए की जो टेरिटरी है और एसीए की जो टेरिटरी है, एसीए यानी कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसमें स्ट्रोक है। और जो इसमें स्ट्रोक है राइट साइड में, साथ ही साथ इसमें जो राइट साइड है, यहाँ से इसको देख सकते हैं। इस राइट साइड के पोर्शंस में क्या है कि इसमें सल्कस एफॉसमेंट भी हो गया है। तो इसमें फ्रंटल एरिया में और जो पैराइटल एरिया है उसमें हाइपोडेंसिटी देखी गई है इसमें। तो इसमें हाइपोडेंसिटी है इस तरीके से। और जो इमेज बी है, अब हम इस पे इसकी बात करेंगे। जो इमेज बी वाला है ये भी नॉन कंट्रास्ट है। तो नॉन कंट्रास्ट में क्या है कि ये थोड़ा से लेट है, यानी कि जब स्ट्रोक आया था उसके 12 घंटा के बाद इसको लिया गया था 12 आवर। तो स्ट्रोक के 12 आवर में नॉन कंट्रास्ट का ये इमेज है। उसमें देखा गया कि जो राइट साइड में क्या क्या चेंजेस हुए, 6 घंटे में क्या चेंज हुआ और 12 घंटे में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। तो जो ये 12 घंटा का इमेज है, 12 घंटा बाद जो इमेज लिया गया है राइट साइड में, तो ये एरिया जो है ये राइट साइड का है। इसमें जो राइट साइड में हाइपोडेंसिटी है, कोई भी मास इफेक्ट नहीं है और मिड लाइन भी शिफ्ट कोई किसी तरीके से शिफ्ट नहीं है। अब हम अगली स्लाइड को देखते हैं। तो ये गाइस है, ये 24 आवर की स्लाइड है। तो इसमें क्या है, इसमें ये 24 आवर यानी कि स्ट्रोक होने के 24 आवर के बाद क्या होता है, लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होता है, 24 घंटा कुछ ज़्यादा समय हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है और ये राइट है और ये लेफ़्ट हिस्सा है। ये मिड लाइन को ऐसे मान सकते हैं, ये राइट हेमिस्फीयर है और ये लेफ़्ट हेमिस्फीयर है, बीच की जो ये मिड लाइन होती है। तो इसमें साफ साफ देख सकते हैं इसमें कि जो राइट साइड है इसमें स्पेस ऑक्यूपाई सेरिब्रल एडिमा है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं इस स्पेस ऑक्यूपाई सेरिब्रल एडिमा यहाँ पे देखा गया है और इस तरीके से। और साथ ही साथ ये मैलिग्नेंट सेरिब्रल एडिमा है, ये मैलिग्नेंट भी है गाइस। और जो सेरिब्रल एडिमा है इसकी वजह से मिड लाइन शिफ्ट हो रहा है, ये मिड लाइन जो है वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स अपोजिट साइड। और अगर इसमें ऐसा जो इसमें एक्यूरेसी होती है वो अगर ग्रेटर देन 5 mm से ज़्यादा, ग्रेटर देन 5 mm अगर शिफ्ट करता है तो भी इसमें प्रॉब्लम है, उससे कम शिफ्ट है तो प्रॉब्लम कम होती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, प्लस डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी भी इस्तेमाल की जाती है। ये एक सर्जरी होती है। और हम अगली स्लाइड को देखेंगे। और ये गाइस आप देख सकते हैं इसमें जो इमेज है, ये पहला जो इमेज है इसमें क्या है कि जो लेफ़्ट साइड में हाइपोडेंसिटी है इस इमेज में। और इस तरीके से मिडलाइन करके हम सब उसको समझ सकते हैं। जो एंटीरियर है, पोस्टीरियर है और जो राइट है और लेफ़्ट है, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और जो हाइपोडेंसिटी है वो लेफ़्ट जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के टेरिटरी हैं उसमें प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम लेफ़्ट साइड में है। और साथ ही साथ जो इमेज, जो बी वाला इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये बी वाला इमेज है तो इसको बोलते हैं DWI यानी कि डिफ्यूज़न वेटेड इमेज है ये। और इसमें जो स्ट्रोक है वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के टेरिटरी में स्ट्रोक है इस तरीके से लेफ़्ट साइड में। और इसमें मास इफ़ेक्ट हो रहा है, साथ ही साथ एप्सिलेटरल वेंट्रिकल कंप्रेशन हो रहा है। तो इसमें एप्सिलेटरल वेंट्रिकल कंप्रेशन है और साथ में इसमें मिड लाइन शिफ्ट नहीं है इस तरीके से।
और जो इमेज सी आप देख रहे हैं, इसमें अगर जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जो डिकम्प्रेसिव हेमिक्रेनेक्टमी जो सर्जरी होती है, उसके 24 घंटे के बाद, सर्जरी करने के 24 घंटे के बाद जो होता है हर्निएशन डेवलप हो सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये राइट एरिया है, ये लेफ्ट एरिया है। तो यहाँ पे हर्निएशन हो गया है, हर्निएशन डेवलप हो रहा है एंड सिग्निफिकेंट मास इफेक्ट हो रहे हैं और इसमें मिडलाइन भी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। और जो इमेज डी आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि मोमेंट एडिमेटस टिश्यू, जो एडिमेटस टिश्यू है जिसमें एडिमा डेवलप हो गया है, उसका मोमेंट हो रहा है। कहाँ पे? आउटवर्ड मोमेंट हो सकता है, क्योंकि जो इनवर्ड है, जो अंदर है, जो इनसाइड में अंदर की तरफ जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया है, तो आउटर की तरफ एक्सपेंशन अब होगा, तो एक्सपेंशन आउटसाइड होगा। और ये तब होता है जब डिकम्प्रेसिव हेमिक्रेनेक्टमी हो जाती है, उसके बाद ये इस तरीके से आउटवर्ड कंप्रेशन होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं गाइस। और अगर गाइस लार्ज हेमिस्फीयर इन्फेक्शंस हो गया है तो इसमें मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और साथ में जो बेसल गैंग्लियन होता है, और वो पार्शियली या टोटली इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, या एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी इन्फेक्ट हो सकती हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और गाइस इसमें स्कोरिंग जो होती है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रोक स्केल के आधार पे होती है। तो इसको जो होता है वो ब्रीफली क्या बोलते हैं, NIHSS, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रोक स्केल के आधार पे इसको कई तरीके से बांटा गया है। और इसमें जो होता है 50% से ज़्यादा अगर जो मेन सेरेब्रल आर्टरी है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी वो डैमेज होती है, और जो इन्फार्क्टेड का वॉल्यूम होता है वो ग्रेटर दैन 145 ml हो रहा है, वो भी DBI में। इस इमेज में मतलब इस तरीके से जो डिफ्यूज़न वेटेड जो इमेज होते हैं उसमें अगर पाया गया है ग्रेटर दैन 145 ml का जो इन्फाक्ट वॉल्यूम उसमें पाया गया है, और जो मिडलाइन शिफ्ट है ग्रेटर दैन 5 mm है, तो उसमें कई तरीके की टेरिटरी आती हैं, जैसे कि उसमें जो है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी आती है, साथ में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आती है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आती है, और उसकी टेरिटरीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और गाइस जो डिकम्प्रेसिव हेमिक्रेनेक्टमी होता है, जो सर्जरी ये होती है, इसमें जो होता है पेशेंट के बचने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पेशेंट बच तो जाते हैं। किसी पेशेंट में जो होता है बाद में लेटर ऑन सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट जनरेट हो सकता है, ये सिम्टम आ सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो इसमें जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत अच्छा होता है, पेशेंट के बचने का चांस इस सर्जरी के बाद काफ़ी होता है। बाद में कई तरीके के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, और जनरली क्या होता है कि जो सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट ये बनी रहती है, कभी कम या कभी ज़्यादा इस तरीके से हो सकता है। और जो इंटरक्रेनियल प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन का वो टिश्यू जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है। और इसमें कई तरीके के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, मतलब कि कॉम्प्लिकेशन होते हैं डिकम्प्रेसिव हेमिक्रेनेक्टमी सर्जरी होने के बाद। कई तरीके के, जैसे कि एक्सटर्नल ब्रेन टेम्पोनेट हो सकता है, हाइड्रोसेफलस हो सकता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली क्या है, हाइड्रोसेफलस में ये मतलब एक बेबी का है, तो ये वेंट्रिकल्स होते हैं उसके ब्रेन के अंदर, और ये ब्रेन है जो ब्रेन के पेरेन्काइमा है, और ये नॉर्मल ब्रेन होता है। लेकिन गाइस अगर इसमें हाइड्रोसेफलस हो गया है तो उसमें क्या होता है कि जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं जिसमें कि CSF फ्लो करता है एक स्पीड के साथ, इसकी स्पीड ब्लड की स्पीड से कम होती है, तो इसमें वेंट्रिकल फिल्ड विथ एक्स्ट्रा फ्लूइड्स, तो वेंट्रिकल में एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाते हैं, यानी कि CSF एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, एक्सेस अमाउंट में आ जाते हैं, और ये स्वेल कर सकते हैं, और इसमें इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, और इसके कई एडवर्स इफेक्ट होते हैं। और ये सर्जरी होने के बाद जो होता है सीवियर सेप्सिस भी हो सकता है, क्योंकि जो इन्फेक्टेड टिश्यू होते हैं वो सेप्सिस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसमें सीजर जैसे भी सिम्टम आ सकते हैं, और कभी कभी मरीज को आता है सिम्टम। और पैराडॉक्सिकल ब्रेन हर्निएशंस, तो पैराडॉक्सिकल ब्रेन हर्निएशन भी होता है, और जिसको कहते हैं सिंकिंग स्किन फ्लैप सिंड्रोम भी होता है। तो ये कैसे डेवलप होता है, जो स्किन फ्लैप सिंड्रोम होता है, जो इन्फेक्टेड टिश्यू होते हैं वो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के ज़रिए, उसमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है, और वो रिप्लेस करा देते हैं फ्लूइड को। एट द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसके जगह पे फ्लूइड आ जाते हैं, तो ये लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है।
और साथ में इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाता है और जो इंटरक्रेनियल प्रेशर है वो काफ़ी लो हो जाता है। दैट कैन कंप्रेस ब्रेन टिश्यू, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू कंप्रेस हो जाता है। इट कैन पुश मिड लाइन टूवर्ड्स अपोजिट साइड्स, मीन्स कॉन्ट्रोलेटरल्स मिड ब्रेन, जो मिडिल लाइन होती है वो शिफ्ट कर जाती है, या कह सकते हैं कि कॉन्ट्रोलेटरल ब्रेन हर्निएशन हो जाता है, या इसको और भाषा में कह सकते हैं कि पैराडॉक्सिकल ब्रेन हर्निएशन हो जाता है इस तरीके से। और जो ब्रेन की जो एक्चुअल और एक्यूरेसी वाली जो पोजीशन होती है वो थोड़ा से डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको पैराडॉक्सिकल ब्रेन हर्निएशन कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं गाइस। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।